गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पर हुआ था। पूरा इनकी जीवनी के बारे में मैं डिटेल में बात नहीं करूँगा, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उसके बारे में मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। जैसे कि आप में से बहुत छात्र जानते भी होंगे कि बचपन में काफ़ी शरारती हुआ करते थे, अपने माता पिता की बात नहीं सुनते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते चले गए, जिम्मेवारियाँ बढ़ती गई, अच्छाई और बुराई का जब ज्ञान हुआ तो इन्होंने पढ़ाई पर मन दिया। ऐसा माना जाता है कि ये अपने स्टूडेंट लाइफ में इंग्लिश को बहुत ज़्यादा फोकस करते थे और अंत में जाकर सबसे ज़्यादा अगर इन्होंने ग्रोथ किया तो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं की। इन्होंने वकालत की पढ़ाई के लिए उस समय विदेश की यात्रा की थी, लंदन की यात्रा की थी और वहाँ जाके इन्होंने रंग-भेद की नीति को भी समाप्त किया। ऐसा बोला जाता है कि वहाँ एक किसी ट्रेन में बैठे हुए थे तो उस समय का जो बर्थ होता था, जो सीट होता था, वो वहाँ के स्पेशलाइज्ड पर्सन के लिए हुआ करता था। जब ये देखा गया कि इंडियन जो है, हम लोग को उस समय काले के नजर से देखा जाता था, ब्लैक इंडियन बोला जाता था, गोरे लोग ऐसा बोलते थे हम लोगों को, तो उनको उनके सीट से धक्का दे दिया गया और लास्टली जब टीटी आया तो उन्होंने महात्मा गांधी को ट्रेन से नीचे उतार के फेंक दिया। इस बात का बहुत बड़ा सदमा लगा उन्हें कि हम सभी इंसान के पास जो भी बॉडी ऑर्गन से सेम है, फिर ये रंग भेद की नीति की। वहाँ उन्होंने अपने जीवन का पहला आंदोलन शुरुआत किया था, जिस आंदोलन का नाम था फोनिक्स प्रिंस। फोनिक्स प्रिंस के आंदोलन को उन्होंने शुरुआत किया, अंततः वहाँ जाकर उन्हें सफलता मिली। इसका सारा श्रेय विदेश में, वहाँ साउथ अफ्रीका में गांधी जी को ही जाता है। वहाँ से जब वो वापस लौटे तो इन्होंने अपना पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। आने के बाद उन्होंने जब देखा कि हमारे देश में अंग्रेजों का शासन है तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले से राय मांगा कि हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। इस पॉलिटिकल लड़ाई के चलते या इस पॉलिटिकल लड़ाई के माध्यम से हम अपने देश को आज़ाद करना चाहते हैं। नया खून था, नया उमंग, नया जोश था। गोखले इस बात को समझते थे। उन्होंने बोला कि 2 साल तक तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम 2 साल तक किसी महान हस्ती, किसी महान ऑथर का बुक पढ़ो और ये बुक पढ़ के कुछ उनसे सीख लो, फिर आगे बढ़ो। 2 साल तक महात्मा गांधी ने 2 फेमस राइटर का बुक पढ़ा। इस राइटर का नाम था लियो टॉल्स्टॉय और जेम्स रस्किन। भूख हड़ताल और आंदोलन, इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में इस 2 चीज़ों को हथियार बनाया था। भूख हड़ताल का इन्होंने जो कंसेप्ट लिया था वो रस्किन के बुक से लिया था और आंदोलन का जो इन्होंने कंसेप्ट लिया था वो लियो टॉल्स्टॉय के बुक से लिया था। ये दोनों बुक पढ़ने के बाद ये फिर से गए वापस गोपाल कृष्ण गोखले के पास और बोले कि अब तो मैंने 2 बुक भी पढ़ लिया, जो मेरे फेवरेट राइटर हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो बोले कि अब लोगों से तुम गेट टुगेदर होना शुरू करो, मिलना शुरू करो, अपनी पहचान बढ़ाओ। उसके बाद इन्हें इन्वाइट किया गया लखनऊ अधिवेशन। ये लखनऊ अधिवेशन में गए तो वहाँ इनकी मुलाकात एक बिहारी से हुई जिनका नाम राजकुमार शुक्ला था। उन्होंने बोला कि गांधी के बारे में सब लोग जानते थे। गांधी को जब उसने फर्स्ट टाइम देखा तो बिलीव नहीं कर पाया। राजकुमार शुक्ल ने बोला कि आप मेरे बिहार में आइए, वहाँ पे किसानों की हालत बहुत गड़बड़ है। उस समय हमारे बिहार में, खासकर चंपारण में, ऐसे होता था पूरे बिहार में, खासकर चंपारण में 3 कठिया प्रणाली लागू हुआ था। 3 कठिया प्रणाली क्या होता है, तो अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती भारतीयों पे ये दबाव दिया जाता था कि हर एक 20 कट्ठे की अगर तुम खेती करते हो तो उसमें 3 कट्ठा पे तुम्हें नील की खेती करना है। 3/20 को 3 कठिया प्रणाली बोला जाता है। इस 3 कट्ठे की सोचिए कि अगर किसी के पास 20 कट्ठा ही जमीन हो, हर साल वो 3-3 कट्ठे पे अगर नील की खेती करती जाए तो नील की खेती से दिक्कत क्या होती थी, अंग्रेजों को फायदा होता था कि वो नील जो विदेश में जाके अच्छे खासे दामों में बिकता था, लेकिन भारतीयों में उसका डिसएडवांटेज क्या होता था कि सॉइल का जो फर्टिलिटी पावर होता है, उपजाऊ क्षमता जो होता है, जो भी मिट्टी के इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब कंज्यूम कर लिए जाते हैं, सोख लिए जाते हैं उस नील के साथ। अब उस मिट्टी पर दोबारा कोई फसल अगर आप डालिएगा तो उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे रहा है। और अगर 1 से 2 बार अपने उस खेत पे आप नील खेती कर दीजिए तो माना जाता था कि वो मिट्टी बंजर हो जाती है। किसानों के पास अगर उनके पास कोई उम्मीद और कोई आशा की किरण थी तो वो उनका फसल और उनका अनाज था, वो भी अंग्रेजों द्वारा समाप्त कर दिया जाता था। नील की खेती के साथ साथ उन पर लगान भी लिया जाता था, जो फसल को उत्पादन वो लोग करते थे उस पर टैक्स भी लिया जाता था। गांधी जी सबसे पहले अगर कहीं आंदोलन की शुरुआत किए थे भारत में आके तो उन्होंने चंपारण में किया था। चंपारण सत्याग्रह इसको नाम दिया है। काफ़ी सारे लोग उससे इंटरेस्ट हुए। हमारे बिहार के सिवान जिला के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी उस आंदोलन में पार्टिसिपेट किए थे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने भी उसमें अपना समर्पण किया था, भाग लिया था।
लास्टली उनका बहुत सारा योगदान है। अहमदाबाद जो मिल मजदूर था, खेरा सत्याग्रह था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, रोलेटेक का विरोध था, इन सब चीज़ों में उन्होंने अपना योगदान दिया था। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि गांधी जी की हत्या तो हुई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, लेकिन उससे पहले इरविन जो थे, लॉर्ड इरविन, उनके द्वारा इनको मारने का प्रयास किया गया था। ये जानकारी बहुत कम लोगों के पास होगी, क्योंकि इस बातों को गुप्त रखा गया था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी है, उसमें इन्होंने खुद इस बात पर चर्चा किया है कि 1948 से पहले ही मेरी मृत्यु हो जाती अगर बिहार के एक युवक ने मुझे बचाया नहीं होता। गांधी जी का जो प्रसिद्धि था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता हुआ जा रहा था। ये बात लॉर्ड इरविन को पच नहीं रही थी। उन्होंने गांधी जी को बुलाया कि आप मेरे यहाँ दावत पे आइए, मैं आपके यहाँ लिए कुछ भोजन का इंतजाम किया हूँ। ये चले गए, और जो लॉर्ड इरविन थे उनका जो रसोईया था वो एक बिहारी था जिसका नाम बतख मियाँ था। नाम बतख मियाँ था, वो उनका रसोईया था। ये बोला गया लॉर्ड इरविन के द्वारा कि ऐसा करो, गांधी जी को दूध बहुत ज़्यादा पसंद है, उसमें भी बकरी का दूध बहुत ज़्यादा पीते थे, उस दूध में क्या करो तुम जहर मिला के और दे दो, इनको मार दो। वो पहले बहुत मना किया, लेकिन चूंकि उसकी भी नौकरी का सवाल था तो इरविन के दबाव में उसने क्या किया, दूध में जहर मिला दिया। लेकिन जब दूध में जहर वो मिला दिया, दूध जब महात्मा गांधी के सामने उसने पेश किया तो इशारे में उसने इशारा कर दिया कि आप इस दूध को पीजिएगा मत, इसमें जहर मिला हुआ। गांधी जी ने बहुत ही चालाकी से इरविन से बोला कि मैं बकरी का दूध सप्ताह में 2 दिन पीता हूँ और आज वो दिन है जो मैं बकरी का दूध नहीं पी सकता। उन्होंने मना कर दिया। ये बात लॉर्ड इरविन को पता चला। उसने क्या किया कि बतख मियाँ को काला पानी की सजा दिया, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, फिर वापस बुला लिया। जब राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने, उनको इस बात की जानकारी मिली कि बतख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई है, तो उस समय उन्होंने ये ऐलान किया था कि 35 बीघा जमीन मैं बतख मियाँ और उनके खानदान के नाम करूँगा। लेकिन सरकारी कागजी कार्रवाई में वो बात कागज तक ही सिमट के रह गई। आज भी उनका जनरेशन ये फाइट कर रहा है और शायद 15 से 20 बीघा जमीन उनको मिल पाए, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाया। उसके बाद गांधी जी डेली 18 किलोमीटर की यात्रा तय करते थे, डेली। बूढ़े होने तक वो अपने डेली लाइफ में मिनिमम 18 किलोमीटर का ट्रेवलिंग किया करते थे। अगर उनके जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक डेली 18 किलोमीटर का अगर कैलकुलेशन किया जाए तो ऐसा बोला जाता है कि वो अपने जीवन काल में इतना पैदल चले थे कि उतना में कोई एक व्यक्ति धरती का 2 चक्कर लगा लेता। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। उनके 5वें पुत्र को के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअल में उनके 4 ही पुत्र थे, लेकिन 5वां पुत्र यमुनालाल बजाज थे। ऐसा बोला जाता है गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से किन्हें जाना जाता है, ये जाना जाता है, लेकिन एक्चुअल में उनके अपने जो सगे बेटे थे वो 4 ही थे। यमुनालाल बजाज जो थे साबरमती आश्रम के फाइनेंसर थे। उस आश्रम को बनवाने में पैसे इन्होंने दिया था। एक व्यापारी थे, अच्छा खासा पैसा था, उन्होंने पहले उसमें आर्थिक सहयोग किया था और गांधी जी को बहुत वो ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, बिल्कुल एक पिता की तरह। इसलिए उनको गांधी जी का 5वां पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। उनका यह मानना था कि हमारे शरीर में जो भी बीमारियाँ होती है वो पेट के चलते होता है। पेट पे वो पीली मिट्टी का लेप चढ़ा के रात में सोते थे। सुबह वो मिट्टी सूख जाया करती थी, फिर स्नान करते थे। उनका ये मानना था कि मुझे कम से कम 110 साल तक जिंदा रहना है। मरने के समय जब अगर उनकी हत्या नहीं होती तो शायद 110 नहीं 110 साल से ज़्यादा की जिंदगी वो जी लेती। उसके बाद अगर देखा जाए तो गांधी जी को जब गोली मारी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, तो गांधी जी ने अंत में अपना एक स्टेटमेंट दिया था, एक वाक्य बोला था जिसको आज भी उनके राजघाट समाधि स्थल पे हे राम के नाम से जाना जाता है। उससे पहले उन्होंने एक बात बोला था कि गोडसे तुम गांधी को तो मार सकते हो लेकिन गांधीवाद को नहीं मार सकते। गांधी मर जाएगा लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मरेगा। इस तरह से 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी हत्या हो जाती है। गांधी जी के बारे में मैं इतना ही बोलूँगा और साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री के बारे में भी चंद लाइन, चूँकि अगर गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे तो लाल बहादुर शास्त्री शांति के पुजारी थे। उन्हें शांति दूत के नाम से जाना जाता था। जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे उस समय वो फटी हुई धोती पहनते थे। आप सोच सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री के यूनिफॉर्म के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन वो फटी हुई धोती पहनते थे। उनकी वाइफ ने बोला भी था कि आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको तो डेली नया नया धोती पहनना चाहिए,
नया नया वस्त्र पहनना चाहिए। लेकिन उस समय हमारा जो देश था वो आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, तो बोले कि हम अच्छे कपड़े पहन लेंगे और देशवासी मेरे मरते रहेंगे, तो मैं इस कपड़े की चमक को कहाँ बरकरार रखूँगा। उन्होंने देशवासियों से अपील किया था कि आप सभी अपने जो भी सवारी गाड़ी है, जो भी व्हीकल्स हैं, जो भी वाहन है, उसको ट्रैफिक पे मिनिमम 5 मिनट के लिए बंद किया कीजिए। जैसे ट्रैफिक पे लाल बत्ती होता है, पीली बत्ती होता है, हरा बत्ती होता है, तो जब रेड सिग्नल आएगा तो आप अपने, जैसे आमतौर पे क्या होता है, लोग बाइक को स्टार्ट ही रख देते हैं, तो उतना देर इंजन जो है वो फ्यूल को कंज्यूम करते हैं। तो इस बात को माना गया और सारे उस समय के जो पब्लिक थे वो 5 मिनट के लिए सिग्नल पे अपनी गाड़ियों को बंद किया करते थे। उससे जो तेल का पैसा बचता था उसको उन्होंने देश के अर्थव्यवस्था में लगा दिया। साथ ही साथ बोला कि सारे जो पब्लिक हैं वो एक दिन, सप्ताह में एक दिन उपवास किया कीजिए। एक दिन का जो अन्न बचता था वो उनके बाकी जनता के लिए काम आ गया। इस तरह से वो, और बचपन में वो नदी तैर के पढ़ाई करने जाया करते थे, सर पे बुक रख लेते थे और उनके गर्दन तक पानी होता था, आराम से पैदल टहल के निकल जाते थे और चेंज करके फिर क्लास में पढ़ते थे। तो ऐसे ऐसे महापुरुषों के चलते आज हमें ये आज़ादी मिली है। तो आज दिन है, हमें उन सबको नमन, वंदन और अभिनंदन करने, इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।